Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exam. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on 50 MCQs discussion every day till 17th of December. आगे बढ़ने के पहले मैंने आप सभी से एक सवाल पूछा था और मेरा सवाल था कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा जिला है जिसका औसत लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात के बराबर है। और मैंने आप सभी से कहा था कि इस सवाल का जवाब मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। करेक्ट आंसर है रीवा, जिसके अगर हम औसत लिंगानुपात की बात करें तो इट इज़ 931, जो कि आपके राज्य के औसत लिंगानुपात के बराबर हो जाता है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला सवाल जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सवाल पूछा गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार आपको जिलों को क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। सोचिए इसका करेक्ट आंसर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। देखिए, चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जब हम छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं तो हमें 11,815 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र देखने मिल रहा है। हम सागर की बात कर रहे हैं तो हमें लगभग 10,252 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र देखने मिल रहा है। हम धार की बात यहाँ पर करेंगे तो हमें 8,153 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र देखने मिलेगा। और लास्टली अगर हम झाबुआ की बात करें तो हमें 3600 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। तो इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो हमारा सही क्रम हो जाएगा ए, विच इज़ दी 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो विदाउट एनी डिले आप याद रखेंगे करेक्ट आंसर है 8वां। मध्य प्रदेश का स्थान यहाँ पर आपको 8वां देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश में निर्धनता का अनुपात बताइए। जैसा मैंने आपको बोला था कि बजट के क्वेश्चंस हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं और ऐसे में हम ऐसा कोई भी सवाल जो बजट से संबंधित है इसे मिस नहीं कर सकते। और करेक्ट आंसर आपको देखने मिलेगा 31.65। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में यही अनुपात आपको कितना देखने के लिए मिलेगा तो इट इज़ 21.92%। ये आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। वहीं 31.65% आपको मध्य प्रदेश का निर्धनता अनुपात देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं अगले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की और यहाँ से हम थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना भी शुरू कर देंगे। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से लगाइए। चलिए सोचिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, आप सभी को पता है कि जब हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो एक जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र हमें देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत अधिक मात्रा में देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे में अगर हम बात करेंगे कि जनसंख्या आपको किस तरीके से देखने मिल रही है तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ऑप्शन 2, विच इज़ D213। मतलब सबसे पहले आपको भील देखने मिल जाएंगे, गौंड देखने मिल जाएंगे और फिर आ जाएगा बैगा। देखिए, जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हमें भील पहले देखने मिलते हैं, जब हम इंडिया की बात करेंगे तो हमें गौंड पहली स्टेज पर देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। समझिए, जब हम मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे पास 3 जगह आती हैं, विच इज़ दी बैगा, दूसरा आ जाता है आपके पास भारिया और तीसरा हमारे पास आ जाता है सहरिया जनजाति। ये 3 जनजाति हमें पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का पार्ट देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें एससीज और एसटी की, ठीक है, तो एक और चीज़ आप याद रखेंगे, आर्टिकल 336 क्लॉज 24 में आपको एससी देखने मिलते हैं और एसटी की अगर हम बात करें 366(25) में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले सवाल के बारे में और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से जनजाति से ही संबंधित देखने के लिए मिलेगा।
चलिए, अगला सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पर क्षेत्र पता होना चाहिए कि जनजातियाँ किस क्षेत्र में निवास करती हैं, उसी के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। सवाल पूछा जा रहा है कि बैगा जनजाति पश्चिमी क्षेत्र में रहती है। बिल्कुल नहीं, पहला तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये जनजाति आपको पूर्वी क्षेत्र मतलब ईस्टर्न क्षेत्र में देखने मिलेगी। और आपको यहाँ पर चुनना भी है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहले तो सही सुमेलित नहीं होंगे आपके केवल 1 और 2, विच इज द ऑप्शन ए। तो बैगा जनजाति आपकी ईस्टर्न क्षेत्र में रहेगी। दूसरा हम बात कर रहे हैं भील जनजाति की, तो ये पूर्वी क्षेत्र में नहीं, ये आपको वेस्टर्न क्षेत्र में देखने मिलेगी। खैरवार आपको उत्तर के क्षेत्र में और ये आपको मध्य के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको पूरा इसका एक्सपांशन बताऊंगी, कौन सी जनजाति यूजुअली हमें किस क्षेत्र में निवास करती हुई दिखाई देती है। लेकिन उसके पहले हम इस प्रश्न को, जो कि 56वां प्रश्न है हमारा, उसको भी डिस्कस करेंगे। सवाल पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी, और करेक्ट आंसर है 1964। अब इसका नाम हो चुका है मध्य प्रदेश जनजाति, ठीक है, जनजाति कार्य विभाग अब इसका नाम हो चुका है। ये वर्तमान नाम हमें देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ सवाल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं यूजुअली, जिसमें पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। जननायक टांटिया भील के ऊपर आपको सवाल देखने के लिए मिल जा रहा है, और यहीं पर हमें एक सवाल देखने के लिए मिला था जो था जनजातियों से संबंधित। अब कहीं ना कहीं ये सारे सवाल एक दूसरे से संबंधित हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जनजातियों के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पर समझें। एक ब्लैंक मैप मैंने आप सभी के सामने यहाँ स्क्रीन में लगाया हुआ है, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी समझने के लिए कि हम कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति की यूजुअली बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम इस क्षेत्र की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूजुअली सहरिया जनजाति देखने के लिए मिल जाती है। ये क्षेत्र आ जाता है आपका कौन सा, जहाँ आपको श्योपुर देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम इसी क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर आपको ग्वालियर देखने के लिए मिल जाता है। यही क्षेत्र आपको शिवपुरी का क्षेत्र मिल जाता है, तो यहाँ हमें सहरिया जनजाति देखने के लिए मिलती है। वहीं जब हम इस क्षेत्र में यहाँ पर आते हैं, जो कि पन्ना और छतरपुर का क्षेत्र है, ठीक है, सो यहाँ पर हमें खैरवार जनजाति मिलती है। खैरवार वही जो खैर से कत्था निकालते हैं, और इनकी बात कर रहे हैं हम पन्ना और छतरपुर के क्षेत्र में हमें ये देखने के लिए मिलती है। आगे अगर हम बात करें तो बिल्कुल खैर के नीचे आपको, जैसे ऊपर खैर था, आपको यहाँ पे एक जनजाति देखने मिल जाएगी सौर जनजाति, ठीक है। सौर जनजाति आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जो कि यूजुअली ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये आपको देखने के लिए मिलेगा कैमूर हिल्स का क्षेत्र। तो कैमूर के हिल्स में आपको ये देखने मिल जाएंगी। वहीं यहाँ पर एक क्षेत्र आ जाएगा जिसके अंदर आपको यूजुअली एक जनजाति देखने मिलती है, जिसे हम कोल जनजाति के नाम से जानते हैं। एरिया पड़ जाता है आपका सीधी का, शहडोल का, है ना। नीचे आ जाइए, यहाँ वाले क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ हमें एक जनजाति देखने मिलती है जिसे हम बोलते हैं बैगा, ठीक है। और बैगा जनजाति की बात करते हैं तो ये वही क्षेत्र है जो मंडला का क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र है जो डिंडौरी का क्षेत्र है, ठीक है। ये वही क्षेत्र है जो आपको बालाघाट का क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति आपको दिखाई देती है, ये वाला क्षेत्र जो कि कहलाता है भारिया जनजाति का क्षेत्र। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं पातालकोट की, हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा की। इसी के बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको देखने मिलेगा कोरकूस का इलाका, जो कि होता है, आप याद रखिए कि कोरकू, हम बात करेंगे के फॉर कोरकू, के फॉर खंडवा, और यहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा बैतूल का क्षेत्र। इसके बाद हम चले जाते हैं, ये वाला क्षेत्र जो अब हमारा बचा हुआ रह गया है, यहाँ हमें देखने के लिए मिल जाती है भील जनजाति, यहाँ हमें देखने के लिए मिल जाती है पारधी जनजाति, और ये वही जगह है जो आपका सेंट्रल बेल्ट आ जाता है, यूजुअली रायसेन के आसपास का बेल्ट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। और भील जनजाति का क्षेत्र आपको देखने मिल जाएगा धार, झाबुआ और अलीराजपुर के आसपास का बेल्ट। तो यूजुअली जितने भी सवाल आपसे जनजातियों के क्षेत्र में बनते हैं वो आपको इसी तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया था उसके हिसाब से अगर बात करें तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भील जनजाति का क्षेत्र कौन सा है, तो आप क्लियरली बोल देंगे कि ये वाला जो वेस्टर्न क्षेत्र है,
ठीक है, यही हमारा भील जनजाति का क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर आपसे सवाल पूछ ले एग्जामिनर कि सहरिया जनजाति का क्षेत्र कौन सा है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जो नॉर्थ का क्षेत्र है ये हमें सहरिया जनजाति का क्षेत्र देखने मिलेगा। अगर वो आपसे सवाल पूछ ले कि भाई मध्य क्षेत्र किसका है, तो आपको पता है यहाँ पर आपको परधी देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे सवालों के पास, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला आपको यहां पर बताना है कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा झाबुआ, जो कि न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला यहां पर बनाता है। कैसे, चलिए समझ लेते हैं कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी। यहां पर देखिए, अब मैं आपके सामने कुछ डेटास बताने वाली हूँ आई वुड लाइक कि आप सभी इस डेटा को बहुत ध्यान से समझें। देखिए, एक तरफ हम बात करते हैं एससीज की, एक तरफ हम बात करते हैं एसटी की। जब हम एससीज की बात करते हैं तो भारत के संविधान 366 24वें खंड में इनका जिक्र मिलता है। एसटीज की बात करते हैं 366 खंड 25 में इसका जिक्र हमें देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल यूजुअली इससे संबंधित हो जाता है 341, यहाँ पर आर्टिकल 342 इससे संबंधित हमें देखने के लिए मिलता है। लगभग अगर हम इनके प्रपोर्शन की बात करें तो 15.6% यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखने मिलता है और 21.1% का रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ना द क्वेश्चंस कम कि मिनिमम मैक्सिमम कैसे है, तो हमें दो एस्पेक्ट याद रखने हैं। जब भी हम मिनिमम और मैक्सिमम का सवाल पढ़ेंगे, हम दो चीज़ें यहाँ पर देखेंगे कि क्या जनसंख्या के आधार पर सवाल पूछा गया है या फिर प्रतिशत के आधार पर सवाल पूछा गया, और इसी हिसाब से सारी चीज़ों को समझेंगे। चलिए यहाँ मैं लिख देती हूँ मैक्सिमम, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देती हूँ मिनिमम। चलिए मैक्सिमम की बात करें अगर हम एससीज की, तो ये हमें इंदौर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें उज्जैन में देखने के लिए मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं एसटीज की, तो एसटीज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल जाती है धार जिले में। लेकिन अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करेंगे तो अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत देखने के लिए मिलता है। ना दो क्वेश्चंस कम कि मिनिमम कहां पर हमें यूजुअली देखने के लिए मिलते हैं, तो समझिए जब हम मिनिमम के प्रपोर्शन में बात करेंगे तो सबसे कम हमें देखने के लिए मिलेंगे झाबुआ में। ठीक है, झाबुआ में आपको एससी सबसे कम देखने मिलेंगे और प्रतिशत के अनुसार सबसे कम जनसंख्या भी आपको झाबुआ में ही देखने मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें एसटीज का सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे भिंड में, और प्रतिशत के आधार पर भी भिंड ही ऐसा स्थान देखने मिलेगा। सो अगेन आई एम रिकॉलिंग कि देखिए 366 खंड 24, 366 खंड 25 में एससीज और एसटीज का जिक्र किया जा रहा है। आर्टिकल्स की बात करें 341, 342 रिस्पेक्टिवली हमें देखने मिल रहा है। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश के संबंध में, क्योंकि इंदौर में हमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने मिल जाती है और प्रतिशत के आधार पर अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन है तो ये है उज्जैन। वहीं अगर हम धार की बात करें तो धार में आपको सबसे ज़्यादा एसटीज देखने के लिए मिल जाएंगे और प्रतिशत के आधार पर अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन देखने के लिए मिलेगा। मिनिमम की बात करें तो हमें झाबुआ में सबसे कम यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं जनसंख्या के आधार पर एससीज, और प्रतिशत के आधार पर भी अगर हम बात करें तो झाबुआ में सबसे मिनिमम देखने के लिए मिलेंगे। एसटीज की बात करें तो सबसे कम प्रपोर्शन हमें भिंड में देखने के लिए मिलता है, और यहीं पर भिंड में ही हमें दूसरा क्षेत्र है जहां पर प्रतिशत के आधार पर सबसे कम जगह देखने के लिए मिलती है। ये तो हो गया एक फैक्ट, ठीक है। इसी के अलावा कुछ दूसरे भी फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है। आई गेस आपके एग्जामिनेशन में आपसे ऐसे सवाल कहीं ना कहीं डेफिनेटली बनेंगे। दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट डेटास के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले आपके सामने एक सवाल आ जाता है कि एससीज से रिलेटेड, एक तरफ पहले हम एससीज की बात करते हैं। एससीज में अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें तो आपको टॉप 5 जिले बताने हैं जहां पर आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिल जाएगी जनसंख्या, ठीक है, प्रतिशत के आधार पर। तो अगर यहां पर हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो आप याद रखेंगे सबसे पहले आपको उज्जैन देखने के लिए मिल जाएगा, फिर आपको दतिया देखने के लिए मिल जाएगा, फिर आपको टीकमगढ़ देखने के लिए मिल जाएगा, इसके बाद आपको शाजापुर,
और सबसे लास्टली आपको छतरपुर देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर हम न्यूनतम जनसंख्या की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि हमारा सवाल भी था, क्योंकि हम ये डिस्कशन कर रहे हैं प्रतिशत के आधार पर, तो न्यूनतम में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास झाबुआ, उसके बाद अलीराजपुर, इसके बाद हमें देखने के लिए मिल जाएगा मंडला, देन कम्स दी डिंडोरी, और सबसे लास्ट में आ जाता है बड़वानी। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रतिशत के आधार पर अगर आपसे एससीज का प्रपोर्शन पूछ लिया जाए। वहीं अगर यही प्रपोर्शन आपसे पूछा जाए कि आप बताइए ये पूरा का पूरा प्रपोर्शन किस आधार पर आपके जनसंख्या के आधार पर अगर आपको बताया जाए, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत आपको उज्जैन की जगह देखने मिल जाएगा इंदौर, फिर उज्जैन, सागर, मुरैना और छतरपुर, जहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से हो जाएगा। और अगर मिनिमम की बात करें तो सबसे पहले अगेन झाबुआ, फिर अलीराजपुर, फिर यहाँ पर बस चेंज हो जाएगा, मंडला की जगह आपको डिंडौरी देखने मिल जाएगा, यहाँ छिंदवाड़ा और यहाँ पर उमरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी याद रखेंगे। चलिए बैक टू आवर क्वेश्चन। हमने सवाल पूछा था कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे पहले झाबुआ, फिर अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और लास्ट में बड़वानी देखने के लिए मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, जहां पे पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि जननायक टांटिया भील की अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है, तो देखिए ये किया गया है पाताल पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह किस रियासत से संबंधित थे, और करेक्ट आंसर है सारंगगढ़। याद रखिएगा चौथी विधानसभा के, ठीक है, चौथी विधानसभा के ये यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिसका कार्यकाल 1967 से लेके 72 के आसपास देखने मिलेगा। इंपॉर्टेंट समझिए, 13 दिन के चीफ मिनिस्टर ये आपको देखने मिलेंगे। और मध्य प्रदेश के एमपीज फर्स्ट, अगर आप बात कर रहे हैं आदिवासी, ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी राजा नरेश चंद्र सिंह, जो कि गौड़ रियासत से संबंधित थे। और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में सारंगगढ़ का ये क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सवाल पूछा जा रहा है, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ देखने मिलेगा। बहुत ही इजी सवाल है, इट इज ग्वालियर। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है कि यशोवर्मन, यहाँ पर बात की जा रही है राजा यशोवर्मन की, कि ये किस वंश से संबंधित आपको देखने के लिए मिलेंगे। और करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ये है मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का जेजाग भुक्ती, जिसे हम बोलते हैं चंदेल वंश। यशोवर्मन की बात करते हैं तो इनको कई बार लक्ष्मण वर्मन के नाम से भी जान लिया जाता है बहुत सारी टेक्स्ट बुक में। इनके इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए, इन्होंने कलिंजर का फोर्ट जीता था राष्ट्रकूटास से। वहीं इन्होंने जो प्रतिहार है कन्नौज के, उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, आप सभी को विष्णु टेम्पल याद होगा, है ना, बहुत ही फेमस विष्णु टेम्पल है, जो कि हमें ओरछा में देखने के लिए मिलता है। इसको भी बनवाया था राजा यशोवर्मन के द्वारा। अब समझिए इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। यहां पर एक मूर्ति है बेटा, जिसका नाम है वैकुंठ चतुर्भुज। वैकुंठ चतुर्भुज की यहाँ पर एक मूर्ति है, जिसको इन्होंने प्राप्त किया था देवपाल, जो कि प्रतिहार राजा थे। और ओरिजिनल माना जाता है कि ये जो मूर्ति है ये तिब्बत के राजा के पास थी, और इसके बाद आपको ये यहाँ पर देखने मिली है। क्वेश्चन नंबर 62 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम सभी डिस्कस कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम प्रतिशत हमें देखने मिलेगा। चाहे हम प्रतिशत की बात करें या जनसंख्या के बारे में यहाँ पर बात करें, सबसे कम प्रतिशत हमने अभी डिस्कस किया था, ये देखने मिलेगा कहीं और नहीं बल्कि भिंड के क्षेत्र में। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बात की जा रही है मध्य प्रदेश कला परिषद के बारे में कि इसका यहाँ पर फॉर्मेशन, स्थापना आपको कब देखने के लिए मिलेगी। एंड करेक्ट आंसर इज 1952। 1952 में कला को बढ़ावा देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए मध्य प्रदेश कला परिषद की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। आगे अगर बात करें तो काका वार्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है, हम इंपॉर्टेंट चीजें ही यहाँ पर डिस्कस करते हैं। काका वार्ता इनकी एक मास
मासिक पत्रिका है जो कि रिलीज की जाती है मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 सवाल पूछा जा रहा है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? सोचिए क्या है इसका करेक्ट आंसर। एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं और करेक्ट आंसर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। इट इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर विच इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 65 जो कि बात कर रहा है कि मठ घोगरा का मेला कहाँ पर लगता है? सोचिए, नरसिंहपुर, भैरवनाथ, भांडेर या फिर शहडोल, कहाँ पर हमें मठ घोगरा का मेला दिखाई देगा? यस, करेक्ट आंसर इज भैरवनाथ जो कि सिवनी में है। यहाँ पर मठ घोगरा का मेला लगता है। सवाल पूछा जा सकता है कितने दिन के लिए लगता है? 15 दिन के लिए शिवरात्रि पे, ठीक है, शिवरात्रि के दौरान ये मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। श्री परमहंस आश्रम मठ घोगरा धाम के नाम पर इसका नाम मठ घोगरा रखा हुआ है। वहीं अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मैक्सिमम मेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो ये आपको उज्जैन देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें मिनिमम मेले कहाँ पे लगाए जाते हैं, तो ये होशंगाबाद का क्षेत्र है जहां पर सबसे कम मेले लगते हैं। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आप मुझे बताएंगे महामृत्युंजय का मेला, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में कहां पर आयोजित किया जाता है? एंड दिस इज अ क्वेश्चन फॉर द डे। चलिए आगे यहां पर बढ़ जाएं तो आपको याद रखना होगा, जब हम शहाबुद्दीन औलिया के मेले के बारे में बात करते हैं तो नीमच में लगता है, 4 दिन का है। कुछ दूसरे मेलों की भी हम बात कर रहे हैं। सिंगा जी का मेले की बात करते हैं तो खंडवा में हमें देखने के लिए मिलता है, 7 दिन का ये मेला लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम बात करते हैं गोटमार के मेले की जो कि जाम नदी के किनारे हमें छिंदवाड़ा में देखने के लिए मिलता है। ऐसे बहुत सारे मेले हैं जिनके सवाल एमपीपीएससी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ का जिक्र मैंने यहां पर कर दिया है और बाकी सारे आपको यहां रिवाइज करने होंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बात की जा रही है कि भारत भवन के वास्तुकार निम्न में से कौन थे? तो करेक्ट आंसर है यस, इट इज दी चार्ल्स कोरिया, जो कि भारत भवन जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, 13 फरवरी 1982 को इसका यहां पर निर्माण पूरा हुआ था। चार्ल्स कोरिया इसके आर्किटेक्ट कहे जाते हैं। साथ ही हमने डिस्कस किया था वागार्थ, अनहद, छवि, रूपांकर और रंगमंडल जैसे अलग अलग विभाग, अलग अलग भवन इसके अंदर बने हुए हैं। एक क्वेश्चन साइंस का है, थोड़ा सा चेंज लाने के लिए क्वेश्चन यहां पर डाला गया है। आपसे पूछा जा रहा है चेचक के टीके की खोज यहां पर किसने की थी? बताना है आपको चिकन पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी। बहुत ही इजी आंसर है, इट इज दी एडवर्ड जेनर। एक और साइंस का क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा कि कमल का जो लोटस आप देखते हैं इसका वानस्पतिक बोटेनिकल नेम क्या है? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या होगा? यस, किसी किसी को कुकुमिस यहां पर लगता है कि कुकुमिस होगा, बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर है नीलंबो न्यूसीफेरा। ठीक है, याद रखेंगे, कमल नीलंबो न्यूसीफेरा, दो दिखता थोड़ा सा पिंकिश कलर का है लेकिन नाम है नीलंबो न्यूसीफेरा। ओके, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बात की जा रही है मलाज खंड, बहुत ही फेमस। मलाज खंड किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, ये ऐसे सवाल होते हैं जो कि गलत करना अपने आप में पाप करने जैसा है। एमपीपीएससी अगर ऐसा सवाल पूछती है दैट मीन्स दे वांट कि आप एक क्वेश्चन तो सही कर ही दें और 2 नंबर यहां से निकाल लें, और अगर आप ये सवाल गलत करते हैं तो बेटा फिर बात बहुत ही चिंता के विषय की हो जाती है। मलाज खंड की यहां पर बात करें तो मलाज खंड जो कि बालाघाट की हम यहां पर बात कर रहे हैं और ये प्रसिद्ध है अपने तांबे के लिए। मलाज खंड को हम तांबे की नगरी भी बोलते हैं। और अगर सवाल आ जाए कि कौन यहां से इसको निकालता है तो इट इज दी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL यहां पर इसका उत्खनन करता है। इसके अलावा अगर हम कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन की बात करें तो बालाघाट की ही हम यहां पर बात करेंगे, छिंदवाड़ा की, जहां पर एक बहुत ही फेमस हमारी माइंस है, भारवेली की माइंस, जो कि एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है और यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है मैग्नीज। ठीक है,
और ये सबसे बड़ी संचित मैग्नीज की माइन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीज किस क्रम की चट्टानों में यूजुअली हमें देखना मिलता है, तो याद रखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मैग्नीज पाया जाता है। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यूरेनियम। यूरेनियम एमपी में केवल और केवल एक ही जगह है, शहडोल, जहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चूंकि आप सभी ने भारवेली का नाम सुना है, सभी को पता होता है कि भारवेली की यहां पर बात की जा रही है। इसके अलावा दो और यहां पर माइंस हैं, रामारम, ठीक है, और इसी के अलावा मैग्नीज की एक और माइन है विच इज दी तरोडी, ठीक है। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जबाली योजना का संबंध किससे है। तो देखिए, ये वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के लिए जबाली परियोजना यहां पर चलाई गई थी ताकि वेश्यावृत्ति को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में एग्रो, ये एग्रो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सवाल सही कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर देखने मिलेगा। सो करेक्ट आंसर छिंदवाड़ा है। याद करिए कल हमने डिस्कस किया था कि हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये हमें इंदौर में देखने के लिए मिल जाता है। जब हम बात करते हैं स्टील कॉम्प्लेक्स की तो ये हमें सागर में देखने के लिए मिल जाता है। जब हम बात करते हैं चमड़े की तो हमें देवास में देखने के लिए मिलता है। और जब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स की तो ये हमें धार में देखने के लिए मिल जाता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट यानी कल के सेक्शन में डिस्कस की हुई थी। चलिए यहां पर आप सभी के लिए मेरा एक सवाल है, आप मुझे बताएंगे प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किताब को लिखा किसके द्वारा गया है। सो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। मैंने आपसे एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि महामृत्युंजय का मेला जो आप देख रहे हैं ये कहां पर लगाया जाता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी किताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां पर आप एक चीज याद रखेंगे, अब आपको बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं उद्योगों से रिलेटेड। एक एक चीज को बहुत अच्छे से देख के चलिएगा। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि मेघनगर औद्योगिक केंद्र जो आप देख रहे हैं ये आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा। सो करेक्ट आंसर है झाबुआ, ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा जो क्षेत्र है ये छाता उद्योग के लिए मशहूर है। तो देखिए छाता आपको देखने के लिए मिल जाएगा महू के क्षेत्र में। अब आप बोलेंगे कि ठीक है इसमें हम क्या पढ़ लें, क्या ऐसा अनोखा है जो हमें समझना है। तो मैं बताती हूँ आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आप याद रखेंगे। चलिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जब हम बात करेंगे तो लघु उद्योगों के लिए, ठीक है, लघु उद्योगों को प्रमोट करने के लिए एक एम्पोरियम यहां पर इस्टेब्लिश किया गया था जिसका नाम है मृग नयनी एम्पोरियम, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। हेडक्वार्टर हमें देखने के लिए मिल जाता है भोपाल, पहली चीज, ठीक है। इसी के अलावा कुछ और चीज़ों को भी मैं आपको बता देती हूं जिसे आप याद रखेंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है, सो हमारे पास दो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, एक आपको जबलपुर में देखने के लिए मिल जाती है और एक आपको इटारसी में देखने के लिए मिल जाएगी। जबलपुर की बात करेंगे तो 1943 में इसका शुभारंभ हुआ था और 1969-70 के टाइम पीरियड में यूजुअली माना जाता है कि आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि जबलपुर में है रक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाई गई है, इसकी शुरुआत हुई थी। इसी के साथ अगर हम रक्षा मंत्रालय की दूसरी फैक्ट्री के बारे में यहाँ पर बात करें जिसको स्टैब्लिश किया गया था तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी गन कैरिएज फैक्ट्री। और गन कैरिएज फैक्ट्री हम सभी को पता है कहां पर है, अगेन जबलपुर में है, 1904 में बनाई गई थी। इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की अगर हम सभी यहां पर बात करें तो इनके द्वारा जो धनुष जो तोप है आपकी उसका निर्माण किया गया था 2019 में। ओके, तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि भाई चलिए ये तो हम समझ गए कि और क्या क्या यहां पर किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए इसी के अलावा आपको कुछ और फैक्ट्रीज के बारे में भी पता होना जरूरी है, जैसे कोच फैक्ट्री। कोच फैक्ट्री की बात करेंगे तो निशतपुरा में आपको देखने मिल जाएगी। मैं यहाँ पे निशत लिख देती हूँ, 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। कोच फैक्ट्री के बाद अगर हम बात करें रेलवे स्लीपर की, ठीक है, रेलवे एसएल में यहाँ पर लिख रही हूँ तो ये आपको बुधनी में देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें करेंसी, ठीक है,
करेंसी पेपर की बात करें तो सभी को पता है देवास क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 1974 से इसकी शुरुआत हुई है। और सिक्योरिटी पेपर मिल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिक्योरिटी पेपर मिल यूजुअली हमें देखने के लिए मिलता है होशंगाबाद 1967-68। आपको मुझे एक चीज़ बतानी है, जब हम करेंसी पेपर मिल देवास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किस पर्टिकुलर संयंत्र के द्वारा ऊर्जा भेजी जाती है। क्लियर। चलिए बात करते हैं हम अपने सवालों पे जहां पर हम चर्चा कर रहे थे। सो करेक्ट आंसर हमने देखा था जब हम मेघनगर औद्योगिक केंद्र की बात कर रहे थे आपको झाबुआ देखने मिलेगा। हम छाता उद्योग की बात करेंगे आपको महू देखने के लिए मिलेगा। आपको मैंने बताया लघु उद्योगों की शुरुआत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार मृगनेनी एम्पोरियम को चला रही है 1961 से। और धनुष तोप का निर्माण भी हमारे यहाँ ही किया गया था इन दी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर। ठीक है, साथ ही आपको एक चीज यहां पर एडिशनल बता देती हूं, महू में क्वांटम लैब यहां पर स्टैब्लिश की गई है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सवाल पूछा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा ये है 23 जनवरी। अगर आपको पेपर को कंफ्यूज करना होगा तो वो आपसे ईयर भी पूछ लेगा, तो इट इज दी 2021 जो कि 125वीं जन्म शताब्दी वर्ष था। अगर हम यहाँ पर बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और उन्हीं को कॉमेमोरेट करने के लिए 23 जनवरी 2021 को भारत सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस की शुरुआत की गई थी। और यहीं पर जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर 21 आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार हैं, उनके नाम चेंज किए गए थे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और हमारे सामने हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें देखने मिल रही हैं, लेकिन उसके पहले एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, क्योंकि इस पूरे डिस्कशन का मतलब ही ये है कि मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दूंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो शायद आप पेपर में डेफिनेटली मिस करेंगे। और उसमें से सबसे पहली चीज़ है एमपी का चाइल्ड बजट। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के चाइल्ड बजट के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश उन स्टेट्स में से एक स्टेट बन गया है जिसने बच्चों के लिए यहाँ पर बजट प्रस्तुत किया है। सवाल बहुत ही क्लियर आपसे पूछा जा सकता है कि कितने रुपए यहाँ पर अलॉट किए हैं। 929 याद रखिएगा, 27929। ठीक है, 27929 करोड़ रुपए बच्चों के लिए आवंटित किए गए हैं कुपोषण को दूर करने के लिए, और साथ ही जो शिशु मृत्यु दर है इसको दूर करने के लिए प्रोग्राम्स चलाने के लिए इसको यहाँ पर शुरू किया गया है। 27929 आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चाइल्ड बजट यहाँ पर रिलीज किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमें देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमें देखने के लिए मिल जाती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश के बिल्कुल सेंटर से कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर्क रेखा हमारे 14 जिलों को काटती हुई निकलती है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु हमें देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश देखिए भू आविष्टित है, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। आपको कोई ओपन वाटर बॉडी दैट मीन्स कोई भी ओशन यहां पर कनेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता, इसीलिए हम इसे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोल देते हैं। ऊपर अगर हम बात करें तो इट इज द ट्रॉपिकल मॉनसून आपको देखने मिल जाएगा, और नीचे आपको कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो लोकल नेम है इट इज दी मावठ। समझिए, मैं फिर से बोल देती हूं कि शीतकाल में अभी आपने देखा होगा कि बिल्कुल ठंडियों का समय आ ही रहा था, और अचानक से आपने देखा होगा थोड़ी सी बारिश होने लगी थी बिल्कुल दिसंबर के शुरुआती दौर में और नवंबर के बिल्कुल एंड के समय। इसे मावठ बोला जाता है, जो लौटते हुए मानसून के कारण होता है। देखिए बहुत एक माइन्यूट सा डिस्टिंग्विशन है जब हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस
पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो कि आपके मेडिटेरियन सी से होने वाली हवाएं आती हैं, उसके कारण होने वाली बारिश आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश कही जाती है। लेकिन शीत ऋतु में जो लौटते हुए मानसून के कारण बारिश होती है उसे हम मावठ बोलते हैं। इसी के साथ एक और चीज आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग सीजन्स को। अगर हम बात करते हैं समर्स की, ठीक है, तो समर्स को लोकल लैंग्वेज में हम यूनाला के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं विंटर्स की, तो विंटर्स को हमारे यहाँ सियाला के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं रेनी सीजन की, तो रेनी सीजन को हम चौमासा के नाम से जानते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट कर रही हूं, हम समर्स की बात करते हैं तो हम यूनाला बोल रहे हैं, हम विंटर्स की बात कर रहे हैं तो हम सियाला बोल रहे हैं, और हम रेनी सीजन्स को यहाँ पर चौमासा के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सवाल पूछा जा रहा है कि न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। सोचिए सबसे कम वर्षा कहां पर होती है। बिल्कुल सीधा तुक्का भी नहीं लगाएंगे, पता चलेगा आपको, गौहद। भिंड का गौहद जिला, जहां पर सबसे कम वर्षा आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम बारिश कहां पर होती है, तो आप याद रखेंगे पचमढ़ी में आपको सर्वाधिक बारिश देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बारिश के कॉन्टेक्स्ट में। सपोज अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल और मिनिमम एवरेज रेनफॉल आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, तब आप क्या बोलेंगे। देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम वार्षिक वर्षा का औसत की बात करते हैं बेटा, तो ये यूजुअली होता है 112 सेंटीमीटर। ये जो है ना, ये 112 सेंटीमीटर हमने एवरेज माना हुआ है कि इतनी बारिश हमें देखने के लिए मिलती है। तो अगर हम मैक्सिमम एवरेज की बात करते हैं तो मैक्सिमम बारिश तो हमें पचमढ़ी में देखने मिल जाती है यूजुअली 200 सेंटीमीटर, एंड सम टाइम इट इज इवन बियॉन्ड। और वहीं अगर हम भिंड की बात करें तो भिंड में हमें कई बार केवल और केवल 55 सेंटीमीटर या उससे भी कम बारिश देखने के लिए मिलती है। अगर आपसे सवाल आ जाए कि औसत, सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो आप याद रखेंगे इट इज दी बालाघाट। और अगर सवाल पूछ लिया जाए मिनिमम एवरेज रेनफॉल, तो अगेन इसमें भी भिंड पीछे हटने वाला नहीं है, तो यहां पर भी आपको भिंड जवाब देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में और मिनिमम टेम्परेचर के बारे में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए आपका गंजबासौदा। लेकिन 2018 के डेटा के हिसाब से खजुराहो अभी सर्वाधिक गर्म स्थान था। वहीं मैं मिनिमम टेम्परेचर की बात करूं तो एज यूजुअल शिवपुरी इज ऑलवेज ऑन द टॉप, जिसका टेम्परेचर सबसे कम आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं, और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डोलोमाइट का भंडारण मध्य प्रदेश में कौन से भंडारण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। सोचिए मध्य प्रदेश का क्या किसी खनिज में पहला स्थान हो सकता है। बिल्कुल, हम डोलोमाइट में प्रथम है। जब हम डोलोमाइट की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। ठीक है, ये मैग्नीशियम का एक तरीके का और आपको देखने के लिए मिलता है डोलोमाइट। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है कि आणविक खनिज। ठीक है, अब भी मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक यूरेनियम मध्य प्रदेश में केवल और केवल एक ही जगह पर मिलता है। बिल्कुल, देखिए मैंने बोला कई बार हम ऐसी भी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपको मिलेंगी। यस, तो इट इज दी शहडोल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सवाल पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब लाई गई थी। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 1995, जब मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति यहां पर लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के लौह अयस्क का निर्यात निम्न में से किस देश को सर्वाधिक किया जाता है। देखिए चूंकि जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सर्वाधिक हम यहां पर इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसे में भी हमारे पास दो जगह आ जाती हैं विच इज दी जर्मनी एंड जापान, जिसको मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा लौह अयस्क यानी हम बात कर रहे हैं आयरन ओर की, इसको यहां पर एक्सपोर्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहां पर हमको कुछ जगहों का मिलान करना है, कुछ खनिज हैं उनके उत्पादन के क्षेत्र हमें दिए गए हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। पूछ रहे हैं कि सुरमा सबसे ज्यादा जबलपुर में होता है। बिल्कुल करेक्ट, ये तो सही है। कोरंडम हमें शहडोल में देखने मिलता है, नहीं, कोरंडम हमें देखने मिलता है सीधी और शहडोल में। ठीक है,
टंगस्टन हमें होशंगाबाद में देखने मिलेगा, ग्रेफाइट हमें बैतूल के क्षेत्र में ही देखने के लिए मिलेगा, ये करेक्ट है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, तो कोरंडम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोरंडम, ठीक है, जिनको बच्चों को नहीं पता है, एल्यूमिनियम, ठीक है, सो ये एल्यूमिनियम का एक और यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बात की जा रही है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में निम्न में से एक सही कथन पर विचार कीजिए। एक ना एक सवाल हमें हर बार देखने के लिए मिलता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH3 है। बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये चेंज हो चुका है, अब NH3 नहीं रह गया है। कौन सा हो गया? अगर हम संशोधित आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो NH46 हमारा सबसे लंबा, जिसकी 634 किलोमीटर की आपको लेंथ देखने के लिए मिलेगी, जो कि जा रहा है ग्वालियर से लेके बैतूल तक आपको देखने के लिए मिलेगा। ये इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग NH339 BB है। क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो इट इज़ NH135 B है, जो कि केवल और केवल 9 किलोमीटर का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि टोटल हमारे पास कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दे आर 46 इन नंबर, और अगर लेंथ पूछ ली जाए मध्य प्रदेश में 9104 किलोमीटर की लंबाई आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य मार्ग, जो कि आपके केवल और केवल राज्य का राज्य मार्ग है, आपको जो देखने के लिए मिल रहा है, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे बड़ा मैं यहाँ पर बता रही हूँ, MPSH62, जो कि खिमलासा, जो कि सागर में आता है, से लेकर छिंदवाड़ा के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, और सवाल पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, यस, क्वेश्चन इज सेम, यस, ओके। सो करेक्ट आंसर है 1962। 1962 में मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट सवाल है, प्रदेश की पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी? सोचिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। करेक्ट आंसर है इंदौर से गुवाहाटी। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस ट्रेन को सबसे पहले चलाया गया था इंदौर से गुवाहाटी तक, और ये लेके गई थी भाई ऑनियंस को। ठीक है, ऑनियंस को इसने यहाँ पर इंदौर से गुवाहाटी ले जाने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? मतलब हम जब पिंक रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स सफाई कर्मचारी से लेकर टिकट कलेक्टर्स की बात की जाए, टिकट काटने वालों की बात की जाए, सभी लोग यहाँ पर आपको महिलाएं देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मदन महल जबलपुर रेलवे स्टेशन। ये पहला पिंक रेलवे स्टेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही आप यहाँ पर याद रखेंगे, जैसे हमने बात करी थी रेलवे स्लीपर्स की फैक्ट्री की, तो वो आपको बुधनी में देखने मिली थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेलवे का स्प्रिंग कारखाना कहाँ पर है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा ग्वालियर के क्षेत्र में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि पूछ रहा है कि पहली, अगर आप बात कर रहे हैं देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की पहली उड़ान कहां से कहां तक चली थी, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा इंदौर से दुबई तक ये उड़ान यहां पर भरी जाएगी। अगर मैं आपको टाइम पीरियड बता दूं तो इट इज़ दी 15 जुलाई 2019 को आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, इसी के साथ आप एक और चीज़ याद रखिए, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, मैं मेट्रोस को भी याद रख लेना है। जब हम भोपाल मेट्रो की बात करते हैं और इंदौर मेट्रो की बात करते हैं, इनकी लंबाई से रिलेटेड सवाल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। 27.87 किलोमीटर हमें भोपाल की लंबाई देखने मिलेगी, और इंदौर की बात करें तो 31.5
5 किलोमीटर्स की लंबाई हमें इंदौर की यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही अगर हम देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पर आधारित, फुली सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो उस पर आधारित एयरपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश में बात करें तो टोटल 5 एयरपोर्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं एयरपोर्ट्स की बात कर रही हूँ, एयर स्ट्रिप्स की बात, हवाई पट्टी की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा सवाल हमारे सामने है और सवाल बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से जो कौन सा बांध है नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। सवाल ध्यान से समझिए, वो पूछ रहा है ऐसा कौन सा बांध है जो नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। इंदिरा सागर डेफिनेटली संबंधित है, गांधी सागर नहीं है, जवाहर सागर नहीं है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये संबंधित हैं चंबल नदी से। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी और आपको एक पूरा हम मैप ड्रॉ करके समझेंगे इस नदी के बारे में। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। कुछ इस तरीके से आपकी नदी जाएगी, यहाँ पर आपकी प्यारी यमुना जी आ जाएंगी। ठीक है, सो आई एम राइटिंग यमुना रिवर। आप रिवाइज भी करते जाएंगे जिन बच्चों को नहीं पता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमें देखने मिल जाएगा महू का क्षेत्र। महू में भी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, महू इंदौर में हमें देखने के लिए मिल जाएगा जाना पाव। ठीक है, जाना पाव का क्षेत्र हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एक हमारा प्यारा सा एक शहर बसा हुआ है, एक नदी यहाँ पर आ जाती है और कई बार इस पे से सवाल बनता है, विच इज़ दी शिवना रिवर। ठीक है, और यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है मंदसौर। ठीक, तो ये तो हो गई दो चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं भाई और भी चीज़ों के बारे में, कौन सा बांध हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी जी। ठीक है, मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, आप भी याद रखिए, तो मैं लिख रही हूँ गांधी सागर। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और बांध हमें देखने मिल जाता है, तो यहाँ पर आ जाएंगे राणा जी। ठीक है, तो राणा सागर बांध आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो राणा जी यहाँ पर आ गए। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक नदी आपको देखने के लिए मिल जाएगी जिसे हम बोलते हैं हमारी शिप्रा नदी। ठीक है, यहीं पर आपको एक और नदी देखने के लिए मिल जाएगी जिसे हम बोलते हैं काली सिंध नदी। ठीक है, याद रखिएगा सब। इसी के साथ आप चंबल की ट्रिब्यूटरीज भी देखते जा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा जलप्रपात बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं चूलिया वाटरफॉल। ठीक, यहीं अगर हम बात करें तो हमें एक और नदी देखने मिल जाती है विच इज़ दी पार्वती नदी। यहाँ पर बना हुआ है हमारा। ठीक है, अब आ जाएंगे, चलो गांधी जी आ गए, राणा जी आ गए, तो हमारे पास जवाहर जी भी आएंगे। तो तीनों जो मेल्स के नाम देखने के लिए मिल रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। चंबल नदी के ऊपर जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर बांध, ये तीनों के तीनों आपके चंबल नदी के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। यहीं पर आप याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी यहाँ पर आ जाती है जब मैं बात कर रही हूँ। लेट मी चेंज अ कलर सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो यहाँ पर एक नदी आती है विच इज़ दी बनास। ठीक है, आपको एक नदी देखने मिल जाएगी बनास रिवर। यहीं पर इटावा के निकट सवाल पूछा जाता है कि कहाँ पर ये आपकी चंबल नदी जाकर यमुना में मिल जाती है, तो इटावा के निकट आपको देखने मिल जाती है। यहीं पर इसकी एक और बहुत ही मेजर रिवर आ जाती है विच इज़ दी कूनो रिवर, जिस पर आपका कूनो नेशनल पार्क बना है और यहाँ पर बना हुआ है चंबल घड़ियाल परियोजना। अब समझिए, चूंकि मैंने आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन बताया और इसी के साथ आप एक और चीज़ याद रखेंगे, जब आप गांधी सागर की बात करते हैं, पूरा का पूरा जो चंबल घाटी परियोजना है ये मध्य प्रदेश की पहली संयुक्त परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश और आपको साथ में देखने के लिए मिल जाएगा राजस्थान इसके साथ चलाई जा रही है। और इसके अंदर हमें ये 3 अलग अलग क्षेत्र देखने मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाता है गांधी सागर, दूसरा आपको देखने के लिए मिल जाता है जवाहर सागर और तीसरा आपको देखने के लिए मिल जाता है राणा प्रताप सागर। अगर हम राणा प्रताप सागर की बात करें तो 172 मेगावाट, दैट मीन्स 43 के 4 मेगावाट के यहाँ पर प्लांट आपको देखने के लिए मिले हैं। राणा प्रताप सागर की यहाँ पर बात करें तो ये आपको चित्तौड़ में देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें जवाहर सागर की तो 33 के 3,
ठीक है, दैट मीन्स 33 के 3 यानी 99। याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू, कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट पाता है वो बोलता है कि 100 दशक लगा लिए, 100 दशक लगा लिए, लेकिन एक से चूक जाए तो व्यक्ति परेशान होता है। तो आप भी याद रखिएगा कि 99 पे जवाहर जी आउट हो गए। तो 99 मेगावाट की जवाहर सागर परियोजना हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि सिचुएटेड है कोटा में। इसी के साथ अगर हम बात करें गांधी सागर की, तो जो कि यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी 23 के 5, और 23 के 5 का मतलब हो गया 115। गांधी जी बहुत पैदल चलते थे, लंबी आयु थी, तो 100 भी क्रॉस करेंगे तो 115 मेगावाट्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी मंदसौर और नीमच के पास आपको देखने के लिए मिलेगा। सो ये पूरा का पूरा सेक्शन आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और एल्स नहीं चाहें तो स्क्रीनशॉट नहीं भी लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम डिस्कस करते हैं अगले सेक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। आई गेस यहाँ तक सारे लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हमें कौन सा सवाल किस तरीके से यहाँ जवाब देना है। ओके, लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। सो ये आई गए सभी को यहाँ पर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सीधा आ गया है, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आप खुद भी मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी होगी। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया चंबल, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे आ जाते हैं, बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो कि कौन सा बांध मध्य प्रदेश में सिचुएटेड नहीं है। अब आपको पता चल गया भाई, राणा प्रताप सागर कहाँ पर सिचुएटेड है, आप बता दीजिए मुझे, ठीक है। देखिए, सरदार सरोवर की अगर हम बात करते हैं, नर्मदा नदी पे हमें देखने के लिए मिल जाता है, ये सिचुएटेड है गुजरात में। राणा प्रताप सागर की बात करें, अभी मैंने आपको बता दिया है, चंबल नदी परियोजना का पार्ट बन जाता है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में देखने मिल जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं जोबट की, ये हमें देखने मिल जाता है अलीराजपुर या फिर चंद्रशेखर नगर, और इसी कारण इसका नाम है चंद्रशेखर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और इसकी भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि ये हथनी रिवर पर सिचुएटेड है, जो कि सहायक है किसकी, याद करिए, यह नर्मदा मैया की, ठीक है। तो नर्मदा मैया की सहायक नदी हथनी नदी पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएंगे, अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं हमें यूजुअली देखने के लिए मिलती हैं नदियों के ऊपर, और इससे डेफिनेटली कोई ना कोई सवाल आपको पूछने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए, पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में किस नहर से यहाँ पर सिंचाई होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 आप सभी को यहाँ पर आंसर देना है। करेक्ट आंसर है आपका यस बी, बारना नहर, ठीक है। बारना नहर से यहाँ पर सिंचाई की जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझिए कैसे अलग अलग जगह की हम बात करते हैं नहरें और उनसे लाभान्वित जिले की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेनगंगा की। बेनगंगा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इससे जो लाभान्वित है वो है बालाघाट का क्षेत्र आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो चंबल से आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर का क्षेत्र आ जाएगा। मंदसौर की बात करें, मंदसौर और नीमच, तो वो भी इसी से यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे। बारना नहर की बात करें तो बारना नहर से ना केवल आपका मध्य प्रदेश का होशंगाबाद हो रहा है, बल्कि हलाली से विदिशा और रायसेन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। बहुत इजी से क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला सवाल बोल रहा है मध्य प्रदेश के में अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान कहाँ पर सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 92, और आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर देना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर है खमरिया, जबलपुर, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश में मिर्ची महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो मिर्ची महोत्सव है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, खरगोन की यहाँ पर आयोजित होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन पूछ रहा है मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वाधिक फल उत्पादन रतलाम में होता है, क्या ये सही है या नहीं है। पूछ रहा है इनमें से कौन से कथन सत्य नहीं है। पहला तो कथन बिल्कुल सत्य है आपका,
का, क्योंकि सर्वाधिक जो फल हैं वो आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वाधिक मसाला का उत्पादन बड़वानी में होता है। बिल्कुल नहीं होता है, ये होता है बुरहानपुर में, आपका जो कि दक्कन का द्वार है यहाँ पर होता है। सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन बोल रहे हैं आपके नरसिंहपुर जिले में होता है। नहीं, ये भी गलत है, ये होता है छिंदवाड़ा में। ठीक है, सो छिंदवाड़ा में आपको सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन देखने के लिए मिल जाएगा। हम मसाले उत्पादन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो हमें बुरहानपुर में देखने मिल जाएगा। और सर्वाधिक फल का जो उत्पादन है वो रतलाम में होता है। तो कौन से कथन सत्य नहीं थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर हम बात कर रहे हैं 2019 की पशुगणना के अनुसार, जो कि प्रत्येक 5 साल में एक बार की जाती है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? सोचिए, सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? यस, आंसर इज गाय। गाय यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलेगी, 18.7 मिलियन। रिसेंट अगर हम जनसंख्या जनगणना के अनुसार बात करें तो गाय की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। यहीं पर पशुधन से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली जो भारत की काऊ सेंचुरी है वो कहाँ पर से ओपन हो रही है, तो इट इज़ दी आगर मालवा का जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर आपको पहली काऊ सेंचुरी आपको देखने मिलेगी। फर्स्ट काऊ एम्बुलेंस की अगर हम बात करें तो इसको शुरू करने वाला जिला आपको देखने मिल जाएगा खरगोन। खरगोन में पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी और ये आगर मालवा में सलारिया का क्षेत्र है, ऐसा याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि मध्य प्रदेश में कौन से स्थान पर क्या आपको देखने मिलेगा, तो आप याद रखेंगे जब बोली जा रही है बकरी तो हमको याद रखना है बकरी यानी धारदार। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जा रहा है कि भाई ऊंट कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो आप याद रखिएगा मंदसौर। ठीक है, मंदसौर में आपको ऊंट सर्वाधिक देखने के लिए मिलेंगे। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैंसें सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने मिलेंगी, तो बिल्कुल भैंस मिलेगी, भैंस मुराती है तो भैंस आपको मुरैना में देखने मिल जाएगी। और शिवपुरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है इसीलिए जहाँ पर ठंडा है वहाँ पर भेड़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जो पशु हैं मध्य प्रदेश में वो कहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो फिर से धारदार तलवार, हमारा प्यारा धार। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सर्वाधिक पशु घनत्व है, अगर हम डेंसिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा, तो सर्वाधिक घनत्व हमें देखने मिलेगा झाबुआ जिले में। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए मिनिमम डेंसिटी कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, तो मिनिमम डेंसिटी आपको देखने के लिए मिलेगी सबके होश उड़ाने वाला होशंगाबाद। याद रखिएगा, होशंगाबाद सबके होश उड़ा रहा है। सबसे कम पशु घनत्व आपको देखने मिलेगा। सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो झाबुआ में देखने मिलेगा। सबसे ज़्यादा पशुओं की बात करें तो हमें धार में देखने मिलेंगे और धार में ही हमें देखने मिल रही है बकरी। साथ ही अब क्योंकि आपने गाय के बारे में बात करी थी कि 18.7 मिलियन यहाँ पर पॉपुलेशन है, तो गौवंश हमें सबसे ज़्यादा देखने मिलेंगे रीवा में। यहाँ पर ये सारे के सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कोई भी सवाल यहाँ पर आपसे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 96। वेट, गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 की यहाँ पर बात करते हैं। तो पहला सवाल आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मध्य प्रदेश गौ कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्या ये बात सही है या नहीं है? तो यस, पहला बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने गौ कैबिनेट लागू किया है। साथ ही गौ एम्बुलेंस शुरू करने वाला, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि गौ एम्बुलेंस की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ से शुरू करा गया था। याद करिए, याद करिए, याद करिए, मैंने आपको बताया था इसको खंडवा से नहीं खरगोन से शुरू किया गया था। इसीलिए ऑप्शन 2 गलत हो जाता है, केवल और केवल। अगर बात करें कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा था, तो बी कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियरली पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। और क्वेश्चन नंबर 97 में सबसे पहला सवाल आपके सामने आ रहा है कि अवंती महाजनपद की अगर हम बात करते हैं तो इसके संबंध में कौन से कथन यहाँ पर सत्य है। एक उत्तरी अवंती है, एक दक्षिणी अवंती है, बिल्कुल करेक्ट है, हमें पता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में यहाँ पर बटा हुआ था। अगर हम इसके प्रमुख जनपद की बात करें तो ये वत्स
और अनूप जनपद थे। ठीक है, क्या ये बात सही है? इसके प्रमुख जनपद वत्स और अनूप थे। तो देखिए, वत्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ये है वर्तमान का ग्वालियर, और अगर हम अनूप की बात कर रहे हैं तो आप सभी को पता है हम बात कर रहे हैं निमाड़ के क्षेत्र की, यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। क्लियर? चलो, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 98, और 98 क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ आपके हवाले। बेटा आप बताएंगे अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बहुत ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, माहिष्मती नगर यहाँ पर किसने बसाया था? तो देखिए, माहिष्मती नगर की बात की जा रही है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका, सोचिए जरा क्या होगा। यस, तो माहिष्मती नगर यहाँ पर आपका बसाएंगे है वंश के द्वारा। कंफ्यूजन होगा कि कीर्तिवीर्य भी आंसर हो सकता है, तो बिल्कुल कीर्तिवीर्य अर्जुन भी यहाँ पर आंसर हो सकता है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा होता है जो कि डिस्प्यूटेड हमें कई बार देखने के लिए मिलते हैं। अगर ऑप्शन में आपको आ जाता है और कीर्तिवीर्य अर्जुन दोनों, तो देखिए आप टिक लगाएंगे कीर्तिवीर्य अर्जुन के ऊपर। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 100। विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? सोचिए करेक्ट आंसर क्या है। यस, करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विष्णु वाकनकर के द्वारा 1957 में से खोजा गया था। वही हम बात कर रहे हैं अब्दुल्लागंज रायसेन में, ये यहाँ पर सिचुएटेड है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना लिया है 2003 में। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। आई गेस आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ऐसे सारे विद्यार्थी जो एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि राउज एकेडमी लेकर आया है 100% स्कॉलरशिप। 100% तक की आपकी फीस माफ हो सकती है। करना क्या है, 7 जनवरी को आकर, आप सभी को आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं आ सकते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पे चले जाइए। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। और 7 जनवरी को होने वाले हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्ट लीजिए एंड देखिए कि आप क्या हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो आई ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। हम डिस्कस करेंगे अगले 50 क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी। आपके एग्जाम के पहले तक आपको आज की ही डेट में सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Thank you and see you in the next video.